भारत में खाद्य सुरक्षा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि भाई क्या अंबानी कभी भूखा मर सकता है? अगर पता है तो कमेंट करके बताओ। तो कमेंट क्या, आप तो ये बोलोगे कि मुझे तो पता है। नहीं, इसका आंसर है नहीं, वो नहीं मर सकता। बट मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। अब ऐसा क्यों, इस चैप्टर के रेफरेंस में हम समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्यों है। भारत में खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम क्या है। पहले ना एक काम करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं और फिर दोस्त के थ्रू एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और अच्छे समझ आएगा। देखो, भारत में खाद्य सुरक्षा के आयाम क्या है। वो उपलब्ध होना चाहिए, वो पहुंच में होना चाहिए लोगों के, और लोग उसको सामर्थ्य हो, मतलब उसको उस एबिलिटी हो, वो खरीद सके उसको। तो उपलब्धता में आ गया, देश में खाद्य उत्पाद होना चाहिए, खाद्य खाना बने, आयात हो, सरकारी गोदामों में अनाज हो। आयात इन द सेंस होता है कि कोई भी चीज हम बाहर से लेकर के आते हैं, अनाज वगैरह वो, और सरकारी गोदामों में ये अनाज पहले से रखा हो। जब पहले से रखा होगा तभी तो उपलब्ध हो पाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद पहुंच, तो प्रत्येक व्यक्ति तक अनाज पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई किसी के पास पहुंच रहा है किसी के पास नहीं, तो फिर वो पहुंच नहीं हो पाएगी उसकी। सामर्थ्य की अगर हम बात करें तो सभी व्यक्ति के लिए पर्याप्त पर्याप्त रूप से खाना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बंदा आधा पेट खाना खा रहा है और एक फुल पेट खा रहा है, नहीं। सबके लिए पर्याप्त भोजन होना चाहिए, खाना पूरा होना चाहिए। उचित गुणवत्ता वाले खाद्य खरीदना, मतलब जो खाना है वो ऐसा नहीं कि कोई मतलब एकदम बहुत खराब खाना हो, इन द सेंस कि गेहूं चावल जो कि खराब वाले हो, ऐसे नहीं खाने। खाना अच्छे लेवल का होना चाहिए, गुणवत्ता उसकी अच्छी होनी चाहिए। खाद्य की पहुंच पर कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको पहुंचने में दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखो, अगर अपने दोस्तों से रिलेट करोगे तो कैसे करोगे कि मेरा दोस्त कब, मैं कहूंगा मेरा दोस्त मेरे काम का है, यानी मेरा दोस्त मेरे को कब सुरक्षित रखेगा। तो वो जब रखेगा जब वो उपलब्ध हो, जब मर्जी बुलाओ तब मर्जी आ जाए, जब वो पहुंच सके टाइम टाइम पे, जब मैं उसको बुलाऊं तो वो मेरे पास पहुंच जाए। यार ऐसा थोड़े ना कि कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। सामर्थ्य भाई आ गया, ठीक है, उपलब्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई क्या वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 600 रुपीज की जरूरत है, किसी को उधार लेकर देना है, तो भाई क्या उसके पास 600 रुपए जो वो आपको दे दे वापस, उस चीज में 600 रुपए देने में आपकी मदद वो कर पाएगा कि नहीं? तो ये सब चीजें, तो बिल्कुल वैसे ही जो खाद्य की सुरक्षा है उसमें भी तीन चीजें देखी जाती है, उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। अब सवाल ये उठता है कि खाद्य सुरक्षा में कोई हेल्प कर रहा है क्या, सरकार या कोई बंदा, कोई भी जना हेल्प कर रहा है क्या? तो हाँ, हेल्प कर रहा है। और जो हेल्प कर रहा है सरकार तो कर ही रही है, नो डाउट। बट कुछ ऐसे भी लोग कर रहे हैं जो कि आपस में 5 7 8 लोग मिल जाते हैं और एक समिति बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं आपस में। वो क्या करते हैं, पैसे की शेयरिंग करते हैं, लोगों से कुछ पैसा लेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे, ज्यादा नहीं। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हेल्प करेंगे जिससे कि ना वो जो जगह है उसको वहां पे हेल्प, देखो क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सहकारी समिति क्या होता है? सहकारी यानी सहकारी, सह यानी साथ, कार्य यानी काम, साथ में काम करने वाली समिति। तो ये समिति, भारत में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इनका भी रोल है भाई, ये भी कुछ काम कर रही है, खाली नहीं बैठी है। तो ये क्या कर रही है, देखो सबसे अच्छी बात है, देखो क्या सरकार की तरफ से तो है नहीं है, इन्होंने खुद कुछ करा है। तो इन्होंने क्या किया ना, तमिलनाडु में राशन की दुकान खोल दी भाई। अब वहां पे लोगों को सस्ता राशन मिल रहा है, जो लो लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में क्या किया, दिल्ली में मदर डेयरी खोल दी। मदर डेयरी में अब वहां पे लोग जाते हैं तो वहां पे जरूरत का सारा सामान, जैसे दूध हो गया, अनाज, अनाज में क्या, जैसे गेहूं चावल हो गए, बाजरा, सब कुछ मिलता है वहां पे। गुजरात की बात करें तो अमूल दूध वहां मिलता है। और अमूल दूध गुजरात में शुरुआत करा था वर्गीस कुरियन ने। वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति कराई थी। श्वेत क्रांति के दौरान, श्वेत क्रांति में क्या हुआ था कि दूध का उत्पादन बहुत अच्छे से बढ़ गया, क्योंकि पहले दूध नहीं थे इतने। बट अच्छा, ये तो हो गई श्वेत क्रांति। अब अगर पूछा जाए एग्जाम में हरित क्रांति, तो हरित क्रांति क्या होता है? हरित क्रांति का मतलब होता है कि जो ऐसी क्रांति करी गई जो कि एम एस स्वामीनाथन ने करी थी वो क्रांति। और वो क्रांति उन्होंने करी थी क्योंकि जब ना भारत ना आजाद हुआ था ना उस टाइम पे, तो हमारे भारत में बहुत भुखमरी थी। अभी भुखमरी क्या होता है अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, यहाँ पे लिखा है भुखमरी बताऊंगा। तो उस टाइम भुखमरी थी। भुखमरी की वजह से क्या हुआ ना, बहुत सारे लोग मरने लग गए। तो मरने की वजह से फिर प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसा ना हो तो हमने क्या किया ना, जो अब ये खाना आ कहां से रहा है, तो किसान उत्पन्न कर रहे हैं, किसान खेती कर रहे हैं। तो हम कुछ ऐसा करते हैं ना कि जो खेत है उसमें केमिकल्स ऐसे दे देते हैं, उसमें HYV, उसमें HYV, हाई इल्डिंग वेराइटी, हाई इल्डिंग वेराइटी वाले बीज दे देते हैं, ताकि भाई जो गेहूं अनाज है, जो भी चीजें, वो सब अच्छे से उग जाए, और जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा रहेगा। जैसे ही ये क्रांति शुरू हुई, इसकी वजह से ये हुआ कि हम तो भुखमरी से बच ही गए, यानी कि हमारा पेट तो अब भरने लग गया, उल्टा हम दूसरे देश का ही पेट भरने लग गए। उसके बाद भी अभी भी हमारे पास बहुत सारा अनाज
बचा हुआ है भंडार में, उसको बफर स्टॉक बोला जाता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। पहले देख लेते हैं कि भुखमरी क्या होता है। भुखमरी जो होता है, जब कोई बंदा या तो कुछ टाइम के लिए उसको खाना नहीं मिलता या लंबे टाइम के लिए बेकार खाना मिलता है, तो वो भुखमरी में चला जाता है, उसमें उसका शरीर खराब हो जाता है, उसको स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और ये जो भुखमरी होती है, भूख से इंसान मरता है, भूख से इंसान मरता है, उसे भुखमरी कहते हैं। वो दो तरह की होती है, मौसमी और दीर्घकालिक। मौसमी भुखमरी में क्या होता है, फसल पकने और कटने तक 4 महीने तक कोई काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है ये कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी। मौसमी बेरोजगारी का मतलब तो जो होता है साल में कुछ महीने तक के लिए वो उनको खाने को नहीं मिला, तो मौसमी भुखमरी होती है। ये होता है मौसमी भुखमरी। तो मौसमी भुखमरी में क्या होता है, फसल देखो, इसका एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने कि जैसे किसान है, उन्होंने फसल पकाई और उसके बाद काट दी, देन उसके बाद वो 4 महीने तक करे क्या, उनके पास तो काम ही नहीं है। अब जब भाई काम नहीं है तो काम नहीं है तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो भूख ही नहीं मिट पाएगी, यानी खाने नहीं आएगा। तो जब खाना नहीं आएगा तो भुखमरी आ जाएगी, सिंपल सी बात है। अगला है दीर्घकालिक भुखमरी। तो इसमें क्या होता है, आहार की मात्रा या गुणवत्ता निरंतर कम, मतलब खाना तो मिल रहा है, अच्छे से मिल रहा है, नो डाउट। हाँ, अच्छे से नहीं मिल रहा है, खाना तो मिल रहा है पर अच्छे से नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि खाना कम मिल रहा है, या तो जो मिल रहा है उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर खाना मिल रहा है तो खाने में हमें पता है कि बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, बट उन्हें बैलेंस डाइट तो मिल ही नहीं रहा। उन्हें अगर देखो, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सब चाहिए होता है, लेकिन उन्हें कार्बोहाइड्रेट फैट मिल रहा है, प्रोटीन नहीं मिल रहा, तो बीमार हो जा रहे बेचारे, क्वासी होकर बीमारी हो जा रही है उनको। अगर मान लो प्रोटीन और वसा मिल रहा है तो कार्बोहाइड्रेट अच्छे से नहीं मिल रहा, मतलब उनको खाने की गुणवत्ता अच्छी मिल नहीं रही, कम खाना भी दिया जा रहा है, यहाँ तक कि 3 टाइम के खाने की जगह एक ही टाइम का खाना दिया जा रहा है बस। सवाल ये उठता है कि खाद्य सुरक्षा क्यों करना है, क्यों हमें खाद्य को, जो भोजन है उसको बचा करके रखना है, ऐसा क्यों, और कब बचा करके रखे। फॉर एग्जाम्पल, जो दोस्त है, दोस्त हमारे लिए क्यों जरूरी है और कब जरूरी है, क्यों काम आएगा दोस्त और कब काम आएगा। उसी तरह से खाना भी है, देखो ध्यान से समझना। अगर प्राकृतिक आपदा आ गई अचानक से, हमें पता थोड़े ना भाई, ये तो भगवान के कंट्रोल में है, प्राकृतिक का मतलब ही भगवान के कंट्रोल में है। तो अगर प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, चाहे बाढ़ आ गई, चाहे सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, कुछ भी हो गया अगर, तो प्राकृतिक आपदा में कुल उपज गिर जाएगी। यानी कि मान लो किसान जो है खेती कर रहे हैं, गेहूं की फसल उगा रहे हैं, बट ऐसा हुआ कि बाढ़ आ गई उस टाइम, तो भाई भगवान न करे ऐसा हो, बस अगर मान लो बाढ़ आ गई तो फिर क्या होगा, सोचो आप ही। तो फिर पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि खाद्य सुरक्षित नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए खाद्य सुरक्षा जरूरी है, बहुत जरूरी है। देन इसके बाद, अगर ये प्राकृतिक आपदा में कुल उपज में गिरावट आ गई तो खाद्य की कमी के कारण कीमत बढ़ जाएगी। जब कोई चीज कम होती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टमाटर का दाम बढ़ गया तो वो क्यों बढ़ेगा, वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वो कम है। और अगर वो कम होगा और उसका दाम बढ़ गया, किसी चीज का रेट अगर ज्यादा हो गया दाम, तो भाई बहुत कम लोग उसको खरीदने वाले हैं। तो क्या होगा, उससे कीमत बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों का अधिकांश, ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा भाई। अब वो खरीद ही नहीं पा रहे, वो उनकी पहुंच में ही नहीं आ रहा वो। तो जो एक खाद्य सुरक्षा का एक आयाम था, पहुंच, अब तो वो बचा ही नहीं। तो भाई पहुंच ही नहीं पा रहा तो फिर क्या फायदा, तो फिर खाद्य सुरक्षा कहां से हुई। तो इस टाइम पे खाद्य सुरक्षा बहुत जरूरी है, प्राकृतिक आपदा के टाइम पे। और प्राकृतिक आपदा जब अगर होगी तो उसके लिए पहले से हमें खाद्य को सुरक्षित करके रखना होगा। तो सवाल उठता है कि सरकार ने कुछ करा है क्या कि खाद्य को सुरक्षा, मतलब क्या वो ऐसा भी करती है क्या कि कुछ खाने को पहले दाल चावल वगैरह ये सब एक प्लेट में रख लिया और उसको पहले से संभाल के रखा हुआ है। हाँ, ऐसा कुछ सरकार करती है, अभी मैं बताऊंगा किस तरह से करती है वो। बट पहले ये समझते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी है क्या जो खाद्य सुरक्षा जिनको मिल ही नहीं रही है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लोग यानी कि जिनको फूड मिल ही नहीं रहा है, ऐसे कोई लोग है कि नहीं। तो उसके हम एग्जाम्पल देंगे कि भाई कोई ऐसे लोग हैं जिनको खाना मिल ही नहीं रहा है, तो वो कौन लोग हैं, तो उनको हम खाद्य असुरक्षित वाले लोग कहते हैं। तो सर्वाधिक खाद्य असुरक्षित लोग कौन है, जिनको खाना मतलब मिल ही नहीं रहा लगभग, ऐसे कौन लोग हैं। तो ऐसे ना तीन जगह पे हम देखेंगे, एक तो गांव में, एक शहर में, और एक सामाजिक संरचना के आधार पे। तो गांव में अगर हम देखें तो भाई जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, भूमिहीन लोग है वो, और जो कामगार है, और जो दस्तकार है, दस्तकार मतलब कि जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, कामगार यानी वो जो कि कभी कभी काम कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे, काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको पैसे कम मिल रहे हैं, एक तरह से वो भी है। भूमिहीन जिनके पास जमीन नहीं है, तो वो सब, इन सबको खाद्य की सुरक्षा नहीं है भाई कि इनके लिए खाना हर टाइम मिलेगा, प्रॉपर उपलब्धता नहीं है, या फिर पहुंच नहीं है, या फिर सामर्थ्य नहीं है। बेसिकली सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं कमा पा रहे गांव में ये लोग। शहर की बात करें तो शहर में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम वेतन वाले होते हैं,
तो उनको खाद्य की सुरक्षा नहीं है, यानी खाद नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा। अनियमित काम वाले लोग, यानी जो कभी काम करते कभी नहीं करते, कि भाई मन किया तो किया, फिर मन किया तो नहीं किया। मौसमी काम वाले, जैसे फॉर एग्जाम्पल मौसमी इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई आइसक्रीम बेच रहा है, तो वो आइसक्रीम ही बेच सकता है और कुछ नहीं कर सकता, तो वो मौसमी काम वाला हो गया, उसके पास पैसा होगा जब तक वो काम करेगा। यानी कि गर्मी के मौसम में काम कर रहा है, आइसक्रीम बेच रहा है, तो पैसा होगा, लेकिन ठंड के मौसम में वो खाली हो जाएगा, तो उसकी वजह से खाद्य की सुरक्षा नहीं होगी उसके पास। अगर उसने काम बंद कर दिया तो भाई खाना नहीं आएगा घर में। देन इसके बाद सामाजिक संरचना के हिसाब से अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी और पिछड़े वर्ग, यानी कि जो ओबीसी वगैरह होते हैं ना, वो सब इसमें आ गए। वो सब ऐसे लोग होते हैं जो कि खाद्य सुरक्षित नहीं होते। जंगल वगैरह में रहते हैं ऐसे लोग, झिंगा लाला हुई हुई, जंगल वगैरह में रहते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे लोग जो कि नहीं कर पाते बिल्कुल भी अपने खाद्य की सुरक्षा को, बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो क्या कोई ऐसा है जो कि खाद्य की सुरक्षा को सुनिश्चित कर दे, यानी कि जो खाना है वो आए, पक्का आए वहां से, उसको सुनिश्चित यानी फिक्स कर दे कि भाई अब खाना मिलेगा आपको, खाद्य सुरक्षा हो जाएगी। तो ऐसा कुछ किया क्या सरकार ने या किसी ने भी? तो वो अब हम देखने वाले हैं। हमारा जो भारत है उसमें खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने क्या क्या करा है, सरकार ने क्या क्या करा है, तो देखते हैं। उन्होंने क्या करा ना, पहली चीज एक अच्छा काम करा कि बफर स्टॉक रख दिया। बफर स्टॉक क्या होता है? खाना मतलब पहले से ही अब इकट्ठा करके रख दिया, उसे कहते हैं बफर स्टॉक। इसमें क्या किया इन्होंने, अगर सवाल आए कि बफर स्टॉक की विशेषता लिखे, तो ये तीनों पॉइंट्स लिखने होंगे आपको। तो इसमें इन्होंने क्या किया, भारत खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एफसीआई के माध्यम से, यानी एफसीआई एक संस्था है भारत जो हमारे सरकार है उसकी, उसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त भोजन का भंडारण, यानी कि अधिप्राप्त वो भोजन होता है ना जो कि जिसका यूज नहीं करना अभी, लेकिन उसको पहले से ही स्टोर करके रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में काम आए। तो ऐसा वाला जो खाना होता है उसको पहले से ही स्टोर करके रखा, गेहूं चावल इन सबको। किसानों को पहले से ही घोषित कीमतें दी जाती थी। भाई हम पता है, जैसे ये सरकार क्या करते हैं, जो किसान होती है ना, किसान को बोलते हैं कि भाई तुम खाना मतलब अनाज वगैरह उगाओ, गेहूं चावल उगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना हम तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे। तुम्हें लगता है ना कि तुम अगर बाहर बेचोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, तो ऐसा करो, मैं ना तुम्हें एक कीमत बता देता हूँ कि भाई इस कीमत पे मैं लूंगा ही, तुम्हारा नुकसान नहीं करने वाले हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बोला 20 रुपए किलो से लूंगा, तो उसको 20 रुपए किलो के हिसाब से बोल रहे हैं अनाज गेहूं लेने के लिए कि मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा, तुम मेरे को अनाज दे देना, किसान से ऐसा सरकार ने बोला। तो उसके बाद अब वो क्या करेंगे, उससे ले लेंगे तो बफर स्टॉक में डाल दिया, ताकि जब भी लोगों को जरूरत हो तो उससे वो अनाज की पूर्ति को पूरा कर सके। तो अगला है, समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इसे निर्गम कीमत कहते हैं। जो उसे ना, और वो जो अनाज जो सरकार से लिया, देखो पहले तो ये समझो, जो जो सरकार ने किसानों से अनाज लिया है ना, उसको एक न्यूनतम मूल्य दे रहे हैं, एक मिनिमम मूल्य दे रहे हैं, जिसको न्यूनतम समर्थित मूल्य कह रहे हैं। कि भाई तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें इतना पैसा जरूर देंगे, इतनी कम कीमत है, कम से कम इतना तो देंगे, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए किलो तो देंगे इसके हिसाब से, इससे नीचे नहीं जाएंगे, तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे हम। उसके बाद समाज के जो गरीब लोग थे उनको बाजार की कीमत पर, जो बाजार की कीमत है उससे, बाजार की कीमत पर अनाज दिया जाता है, जिसे ना निर्गम कीमत कहते हैं। या तो बाजार की कीमत से कम दे देंगे, वही है, बाजार से कम कीमत पे देंगे, बाजार से कम कीमत पे देंगे अनाज। जो बाजार में जैसे मान लो अगर 30 रुपए किलो मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, सरकार उसको 15-20 के आसपास, 15-20 रुपए किलो के आसपास देने लग जाएंगे, 2-3 रुपए किलो भी दे सकते हैं इतना सस्ता करके, ताकि ना वो लोग ले सके। तो जो ये कीमत सरकार जिस हिसाब से ले रही है ना, सिर्फ 2-3 रुपए ले रही है, तो उसको निर्गम कीमत बोलते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होता है, सरकार ने एक और काम किया कि भाई ये जो बफर स्टॉक तो रख रहे हो, लेकिन इसको दोगे कैसे, तो इसको ना सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदद से देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जिस जिस बंदों के पास हम ऐसा करेंगे, उनका राशन कार्ड बनवा देंगे और फिर उनको राशन देंगे टाइम टाइम पे, हर महीने। फॉर एग्जाम्पल किसी किसी जगह पे, ज्यादातर जगह पे हर महीने की 1-2 तारीख 3 तारीख को राशन मिलता है। तो उसी तरह से ये जो राशन के कार्ड होते हैं, ये होना बहुत जरूरी है अगर राशन लेना है तो ये राशन के कार्ड सरकार ने लोगों के 3 तरह के बनवाए। एक तो बनाया अंत्योदय कार्ड और एक बनाया बीपीएल, एक एपीएल। अंत्योदय कार्ड किसके लिए होता है, वो ना जो गरीब लोग है ना, जो गरीबों में गरीब है, यानी कि बहुत ज्यादा गरीब है, तो उन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड बनाया गया। जबकि बीपीएल कार्ड किसके लिए बनाया गया, जो निर्धनता रेखा से नीचे है। देखो बीपीएल की फुल फॉर्म समझना क्या होती है। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि बिलो यानी नीचे, पॉवर्टी लाइन से, निर्धनता रेखा के नीचे। जो निर्धनता रेखा के नीचे आते हैं ना,
उनके लिए बीपीएल कार्ड बनता है। जबकि एपीएल कार्ड किसके लिए बनता है? जो अबव पॉवर्टी लाइन है। अबव पॉवर्टी लाइन इन द सेंस जो निर्धनता रेखा जो जा रही थी, जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, उससे ऊपर जितने बंदे हैं उनका जो कार्ड बन रहा है, अन्य लोगों का जो कार्ड बन रहा है, वो हो गया एपीएल कार्ड। तो राशन कार्ड 3 तरह के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये बताओ ना, क्या कोई सरकार ने कोई योजना चलाई? वो तो ठीक है, बफर स्टॉक रख रहे हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कर रहे हो कि लोगों को अनाज दे जा रहे हो, बफर स्टॉक भी रखते, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम कोई योजना चला रहे हो? जैसे तुम पिछली बार निर्धनता को खत्म करने के लिए कोई योजना चला रहे थे, क्या इस बार तुम कोई योजना चला रहे हो? तो हाँ, ये सरकार योजना भी चला रही है। तो ये कौन कौन सी योजना है? खाद्य सुरक्षा के लिए ना सरकार ने बहुत सारी योजना चलाई। पहला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कि हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो ये 1992 के लास्ट में इसको शुरू किया गया था, और ये सार्वजनिक यानी सभी लोगों के लिए। तभी तो इसमें 3 तरह के कार्ड बनते हैं जिसमें सब आ जाते हैं, सब लोग। तो सबके लिए वो किया गया था। लक्षित समूह का मतलब होता है कि भाई किन ग्रुप को टारगेट किया गया है, किन के लिए ये काम कर रहे हैं, योजना किसके लिए है। देन उसके बाद संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। संशोधित में क्या हुआ कि इसको थोड़ा सा संशोधन किया गया, यानी अपडेट किया गया इसको। तो 1992 में अपडेट कर दिया। पिछड़े ब्लॉक के लोग, जो पिछड़े लोग थे, जो बहुत ही गरीब टाइप के लोग थे, उनको अब राशन दिया जाने लगा। देन तीसरे नंबर पर लक्षित सार्वजनिक विवरण प्रणाली। तो इसमें क्या था, 1997 में हुआ। और निर्धनों में भी, निर्धन जो कि गरीब थे और गैर निर्धन बीपीएल वाले। बीपीएल तो वो होते हैं जो कि देखो बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेकिन निर्धन 2 तरह के होते हैं। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि गरीब तो है, लेकिन गरीबों में भी कुछ जो गरीब है और वो निर्धन है, तो वो उनके लिए भी किया गया था। ये कौन सा? ये लक्षित सार्वजनिक विवरण प्रणाली। अंत्योदय अन्न योजना, ये किसके लिए करी? जो एकदम ही गरीब थे ना, जो गरीबों में गरीब और उसमें भी गरीब, मतलब बहुत ही गरीब थे बेचारे, उनके लिए करा गया था। 2002 में शुरू हुआ था ये। नंबर 5 पे अन्नपूर्णा योजना। तो ये अन्नपूर्णा योजना 2007 में खाद्यान्न दीन वरिष्ठ नागरिक के लिए किया गया था, जो कि 60 साल से ऊपर होते हैं। उनको खाने की कमी ना हो, उनको भोजन की सुरक्षा दी जाए, खाद्य सुरक्षा दी जाए। और फिर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो ये तो 2013 में लागू हुआ था योग्य परिवार के लिए। योग्य परिवार यानी कि जो, जैसे मान लो किसी की सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो उनको ना खाना फ्री दिया जाता है। तो इसके अंदर आता है, वो किसमें आता है? वो आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। अच्छा ठीक है, ये सब तो ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। जो जो मेन इसमें टॉपिक थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बट क्या यही आएगा एग्जाम में? अब क्या क्वेश्चन नहीं आएंगे? तो हम ये भी तो देखना चाहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, बफर स्टॉक क्या है? खाद्यान्नों का स्टॉक है, पुस्तकों का स्टॉक है, दोनों या कोई नहीं? बड़ा सिंपल सवाल है। आंसर इसका कमेंट कर दो, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, सबसे ऊपर उसका कमेंट आ जाएगा। दूसरा, भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है कैसे? बफर स्टॉक द्वारा, सार्वजनिक वितरण द्वारा, दोनों या कोई नहीं? तीसरा, बफर स्टॉक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? भारत खाद्य निगम, भारत खाद्य खरीद, भारत खाद्य आपूर्ति, या सभी? तो इन तीनों के आंसर आपको देने। जो आंसर सही देगा तीनों के, तो उसका आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। 2 और 3 मार्क्स के कैसे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं वो देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। चौथा सवाल है, भुखमरी के प्रकार बताने। भुखमरी 2 प्रकार की होती है, मौसमी और दीर्घकालिक। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो 2 मार्क्स का आएगा। राशन कार्ड के विभिन्न प्रकार। तो 3 तरह के राशन कार्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल। इन सबको एक्सप्लेन कर देना है। ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का। देखो इसमें ना भुखमरी को आपको प्रकार बता के, ऐसे नहीं कि उसमें लिख दो मौसमी, भुखमरी, दीर्घकालिक और बस हो गया काम खत्म। नहीं, हर एक को एक्सप्लेन भी करना है। कैसे करोगे? मौसमी भुखमरी क्या होती है? मौसमी भुखमरी का मतलब होता है कि जैसे फसल पकने या कटने के बाद 4 महीने तक अगर कोई काम ना करे, आराम करे, जैसे गांव के लोग ज्यादातर ऐसा करते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। दीर्घकालिक मतलब कि जो भोजन है उसकी गुणवत्ता या फिर मात्रा बहुत कम है। फिर राशन कार्ड की बात करें तो एपीएल किसके लिए होता है, बीपीएल किसके लिए होता है, अंत्योदय किसके लिए होता है, ये एक्सप्लेन कर देना है इसमें। देन छठा सवाल है, खाद्य सुरक्षा के आयाम की व्याख्या करें। तो 3 आयाम थे इसके, उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। उपलब्धता का मतलब क्या होता है और पहुंच का मतलब क्या होता है, सामर्थ्य का, बस इसको एक्सप्लेन करना है। मैंने ये सारे टॉपिक पहले करा दिए, तो आपको अब खुद आंसर्स करके देखने हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आया तो 3 मार्क का आएगा एग्जाम में। आपदाएं खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है? तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है कि अगर किसी जगह पे प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उसका ही मैंने बताया था। प्राकृतिक आपदा आने से क्या होगा कि वहां पे भोजन की उपज, जो खाद मतलब अनाज वगैरह है, उसकी उपज अच्छी नहीं होगी। उपज अच्छी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, वो चीजें महंगी हो जाएगी। जब भोजन महंगा हो जाएगा, खाद महंगा हो जाएगा, तो उसकी वजह से बहुत कम लोग खरीदेंगे, जिससे खाद्य सुरक्षा नहीं होगी। तो वो उसका प्रभाव हो गया, वो मैंने बताया था। खाद्य सुरक्षा में सहकारी समिति की भूमिका क्या है?
तो सहकारी समिति का 3 राज्य तमिलनाडु में, दिल्ली में और गुजरात में भूमिका है, तो उन सबको एक एक लाइन करके लिख देना, इसमें आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। बड़ा आसान है। अच्छा ठीक है, ये चैप्टर तो खत्म हो गया। बट एसएसटी में 4 सब्जेक्ट है ना, और 4 सब्जेक्ट में तो जियोग्राफी हमें बहुत मुश्किल लगता है। अब जियोग्राफी कैसे करें बताओ, जियोग्राफी में तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो उसकी टेंशन मत लो, साइड एक प्लेलिस्ट आएगी, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना और जाके पढ़ लो जियोग्राफी, जो भी चैप्टर पढ़ना है आराम से।